के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं हैं आपके साथ, और हमारे साथ इस शो में प्रकाश काबा और प्रशांत सावंत पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमोल अठावले और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर हम बात करेंगे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा से, और टेक्निकल्स पर बात करेंगे नरेश मिरानी से। और एक स्टॉक है जिसमें आज काफ़ी एक्शन है, डैम कैपिटल। इसमें तेज़ी क्यों है ये जानेंगे हम कंचन से, लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर रखते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मैं आऊँ उससे पहले मैं ज़रा एक बार आपको एक दो इंटरडे चार्ट दिखाऊंगा। एक बार ब्रिटानिया का इंटरडे चार्ट देखिए ज़रा, वो क्या शानदार रैली आ रही है उस स्टॉक में। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, वो कॉन कॉल शुरू हुई और वो तब हमने वो पकड़ा था जो उन्होंने रेवेन्यू की एग्रेसिव ग्रोथ की बात की थी। उसके बाद से ये स्टॉक रुका नहीं है। अगर आपने वो ट्रेड लिए तो आई एम श्योर काफ़ी कंफर्टेबली आपके फेवर में होगी। अच्छा, मीनवाइल एबीबी में भी हल्की सी रिकवरी आई है, लेकिन हालांकि वो स्टॉक भी, उसकी भी कॉन कॉल चल रही है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा सा प्रेशर में ही है। इसके अलावा अंबर अभी भी 14% नीचे है। F&O का टॉप लूजर है। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है। आज सुबह हमने डिस्कस किया था कि आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा, लेकिन अब 12-14% नीचे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ गिरा 4%। अच्छा, भारती 4% इसलिए गिरा क्योंकि वो ब्लॉक जो हुआ वो विंडो में नहीं हुआ, विंडो के बाहर हुआ, ओपन मार्केट में हुआ। मार्केट को वो चीज़ पसंद नहीं आई। इसके अलावा क्रॉम्पटन इंडिया, यहाँ पर भी गिरावट है। तेज़ी वाले शेयरों में ऑब्वियसली लुपिन अभी भी, L&T फाइनेंस, कमेंस, यहाँ पर ग्लेनमार्क, इसमें थोड़ी सी रैली आई, और अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर रैली दिखाई दे रही है। वीरू जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की समरी, और अब पैनल से बातचीत करते हैं। प्रशांत सावंत, प्रकाश काबा सर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, ताज़ा तरीन नज़रिया लेके अमोल अठावले और आशीष कयाल मौजूद हैं। आप सभी को नमस्कार। आशीष जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। नमस्कार वीरू और सभी दर्शकों को भी। देखिए, जो यहाँ पर ओवरऑल बाजार का रुझान है, लेकिन कोई कोई स्टॉक, चुनिंदा स्टॉक्स में अभी भी बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे पेटीएम है जो ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है और मार्केट गिर रहा है तो भी। और यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट इसने 20 डीएमए 10 डीएमए से लिया, वहीं से बाउंस बैक हो रहा है। तो पेटीएम पे बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1285 का, और टारगेट ऊपर में देख सकते हैं 1400 रुपए का। और दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे वो है सीसीएल प्रोडक्ट्स। कल के दिन में शानदार रैली दिखाई थी स्टॉक ने। आज एक वापस से एक्सेप्टेंस आया कल के हाई के ऊपर, तो यहाँ पर एक ट्रेंड कंटिन्यूड रह सकता है सीसीएल प्रोडक्ट्स में। लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 1070 का, और स्टॉप लॉस 975 का लगाना होगा। ओके, चलिए, तो ये इस समय सीसीएल प्रोडक्ट्स पर भी एक बाय ट्रेड आती हुई। अब अमोल जी, गुड मॉर्निंग। आपकी दो ट्रेड्स। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक इंडेक्स स्टॉक्स के ऊपर ही फोकस है। मार्केट काफी वीक है बट ओवरसोल्ड भी है, तो एक बाउंस बैक भी पॉसिबल है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, पहला तो एचडीएफसी बैंक की तरफ जा रहा हूँ। 978 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1020 के। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 960 का। फॉर्मेशन अच्छा है, अगर यहाँ पे रिवर्सल आता है तो एचडीएफसी बैंक में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। दूसरा लार्सन एल के साथ जा रहा हूँ। 3855 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 4040 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 3800 का। एक रैली के बाद करेक्शन हुआ है, पैटर्न में अभी भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट यही जोन था जो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक रैली देखने को मिला था। अगर यहाँ पे रिवर्सल आता है तो जरूर लार्सन में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली यहाँ से आने के चांसेस चार्ट्स पे पोजिशनली दिख के आ रहे। ओके, L&T 3858 पे आके ट्रेड करता हुआ, इट्स अ बाय कॉल। अच्छा प्रकाश सर, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग टू यू वीरू। मेरे ख्याल से एक मैं रिपीट करूंगा, फोर्टिस जो मैंने क्विक सिंगल्स में दिया था 1040। अब इसमें स्ट्रेंथ क्लियर कट नजर आती है। उस समय थोड़ा एग्रेसिव कॉल था। 1014 पर ट्रेड करा है। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 1005 का, ज्यादा नहीं। फर्स्ट टारगेट 1030 था, वो अब भी बरकरार है। 1040 भी पॉसिबल है फोर्टिस। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है HDFC लाइफ। इनिशियल मूव शुरू हुआ है, 739 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगेंगे करीब 735 का, 4 रुपए का। मेरे ख्याल से टारगेट 749 HDFC लाइफ। ओके, HDFC लाइफ, ये होगी गावा सर की पिक। प्रशांत जी, आपकी दो ट्रेड्स। तो अनुज जी, मेरा फर्स्ट पिक भी एचडीएफसी लाइफ था, सो आई गो विद द सेकंड वन आईटीसी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक सेफर ऑप्शन है। 407 408 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 402 का स्टॉप लॉस, 402 का स्टॉप लॉस रख के 415 से लेके 418 इन टारगेट्स के लिए बाय करने की सलाह होगी। ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा पिडिलाइट। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है रेंज के निचले लेवल पे, तो यहाँ मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट करके बाय करना चाहूंगा, क्योंकि जो सेलिंग हुई थी वो वहां पे रिजेक्शन नजर आ रहा है। करीबन 1450 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्पॉट लेवल 1450,
मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा 1430 1430 का, और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा करीबन 1490 1490। ओके, मीनवाइल गाबा सर एक स्टॉक देखिए LTF, आई थिंक हमने डिस्कस किया था कल या परसों, पैनल में तो डिस्कस हुआ था फॉर श्योर। LTF यहाँ पर कोई व्यू इस समय आपका? या 3 दिन या 4 दिन पहले आया था, उसमें एक जो यहाँ पर रेसिस्टेंस तो नहीं है। इनफैक्ट ये स्टॉक मेरा फर्स्ट स्टॉक था सुबह का अर्ली मॉर्निंग ब्रेक, लेकिन वो मिस हो गया। 283 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये जा रहा है 300 की तरफ। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लग सकता है। स्टॉप लगाना चाहिए थोड़ा डीप 275 का, और इसको ट्रेड करना चाहिए, पुल करना चाहिए 2-4 दिन के लिए। 300 मेरे ख्याल से पॉकेट में, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन ट्रेड करना चाहिए विद ट्रेडिंग स्टॉप एंड ट्रेड द ट्रेड LTF। ओके, LTF में मतलब एक और स्टॉक बस देख लेते हैं, उस पर ट्रेड नहीं लूँगा, सिर्फ एक स्पॉटिंग के लिए पेटीएम लेकर आइए एक बार ज़रा। पेटीएम ने कल नंबर्स पर रिएक्ट किया, उतना नहीं चला जितना शायद एक्सपेक्टेड था, लेकिन आज अब थोड़ा सा मूव अभी भी, खैर देखते हैं। कल के लो हाई के अभी भी नीचे ही है, लेकिन मूव है यहाँ पर पेटीएम में इस समय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब चर्चा करने के लिए मार्केट पर ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें इस समय बाजार का टेक्सचर कैसा लग रहा है। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया बाजार को एकदम से? क्या ये अर्निंग्स के सेकंड हाफ का इम्पैक्ट है, या ये मतलब ऑब्वियसली FI सेलिंग तो है ही, लेकिन ये जिस तरीके से हम गिरे हैं पिछले कुछ दिनों में, आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार अनुज। मैं कहूँगा ये ग्लोबल और लोकल दोनों कंडीशंस का इम्पैक्ट आ रहा है। आप अगर यूएस में देखें तो पिछले 7-8 दिन से कंटिन्यूसली जो टेक स्टॉक्स है वो नीचे आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में एक ओवरहैंग है, एंड जैसे आपने कहा कि FI की सेलिंग तो अभी भी जारी है। प्लस मुझे लगता है कि मार्केट ने जो हमें मई के बाद जो अनसर्टेनिटी देखी थी, जो ट्रेड वॉर टैरिफ वगैरह की जो अनसर्टेनिटी थी, उसको काफी अच्छी तरह से नेगोशिएट किया, काफी रेजिलिएंट रहा हमारा बाजार, जो है काफी स्ट्रांग रहा ये सब नेगेटिव न्यूज के बावजूद। और आपने देखा कि जो बॉटम से मार्केट चला था, तो अच्छी तरह से हमने ये सब अनसर्टेनिटीज को विथस्टैंड किया है। तो मुझे लगता है कि एक मार्केट एक लेवल पे आके खड़ा था, अच्छी तरह से कंसोलिडेट हो रहा था, और थोड़ी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है उसकी वजह से एक करेक्शन हो रही है। दूसरी बात ये भी है कि जो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा स्टिमुलस दिया GST कट से, उसमें भी एक काफी पॉजिटिविटी डेवलप हुई थी। काफी सारे जो कंज्यूमर लिंक स्टॉक्स थे उन्होंने दिवाली टाइम पे अच्छा रिटर्न्स दिया, और वो भी मेरे ख्याल से एक लेवल पे अब आके कंसोलिडेट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से बाजार 2-3 चीजें देख रहा है अभी आगे जाके, कि भाई एक तो जो अर्निंग सीजन आई है वो कैसी है, उसको डाइजेस्ट हो रही है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल तो अर्निंग सीजन ठीक ही रही है, तो ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये जो पॉजिटिविटी डिमांड में क्रिएट हुई है, वो सेकंड हाफ में सस्टेन होएगी कि नहीं, वो मेरे ख्याल से बाजार देखना चाहेगा बिफोर स्टार्टिंग ऑन द नेक्स्ट लाइन। और सेकंड ऑफ कोर्स ये ट्रेड का जो हमारा इश्यू है वो जल्दी सॉल्व हो जाए, जल्दी अग्रीमेंट हो जाए तो अच्छी बात है, बिकॉज बाजार को डेफिनेटली अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। बिल्कुल, बाजार को अनसर्टेनिटी खैर पसंद नहीं है। मिहिर जी, आज एक स्पेस में बड़ा एक्सीडेंट है, वो है ये पूरी की पूरी EMS स्पेस। AC कंपनियों के नंबर्स खराब आए, उनकी गाइडेंस खराब आई, और कल अंबर एंटरप्राइजेस के भी नंबर्स खराब थे। इस स्पेस में क्या इन लेवल्स पर बाइंग बनती है, या क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं, थोड़ा सा अवॉइड ही है अभी के लिए? हाँ देखिए, एक्सपेक्टेशंस जब ज्यादा होती है तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट से भी मार्केट में इम्पैक्ट अच्छा आता है। तो ये EMS स्पेस काफी फैंसी सेक्टर है, और उसके रीजंस तो अच्छे ही हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो गवर्नमेंट फोकस दे रही है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो करना है, हमें एक्सपोर्ट्स की ओर भी जाना है, और ये इंडस्ट्री पहली बार गवर्नमेंट के प्रोत्साहन से ग्रो कर रही है। तो जो सिक्युलर स्टोरी है इसमें, गवर्नमेंट जिस तरह से PLI दे रही है, एनकरेज कर रही है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करो, आप सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करो, तो वो एक सिक्युलर थीम तो जारी है, इसमें मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेरे ख्याल से ऐसी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो ऑफ कोर्स स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी मेरे ख्याल से अभी भी इम्पैक्ट है। जैसे मैंने कहा कि जब वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच होते हैं तो छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट से भी स्टॉक में इम्पैक्ट ज्यादा आती है, लेकिन फिर हमने देखा है बार बार कि अगर सिक्युलर स्टोरी है तो एक लेवल पे आके जो स्टॉक्स हैं कंसोलिडेट होते हैं और अगेन मूव करते हैं ऑन द ग्रोथ पाथ। अच्छा मिहिर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक बीते 2 हफ्ते क्या 2 महीने में एक धारणा सी बन गई थी कि माइट बी IT का एक हमारे पास एक डिफाइंड बेस है,
एक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म बेस बन चुका है यूएस में जब रेट कट्स हो रहे हैं उसके बाद पॉसिबली आई थिंक वी विल विटनेस अ फेज ऑफ बाइंग इन आईटी, बट वो नहीं हुआ। निफ्टी आईटी फर्दर सिंक कर रहा है जिस शटडाउन फेज से यूएस गवर्नमेंट गुजर रही है। आपका टेक क्या है? आईटी अभी भी आप अवॉइड ट्रैजेक्टरी में प्लेस करेंगे क्या अभी? बिल्कुल, स्ट्रक्चरली हम आईटी पे अंडरवेट ही रहते हैं, नेगेटिव व्यू है हमारा, क्योंकि हमारा जो खास करके ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का जो स्टाइल है और जो प्रेफरेंस है वो अर्निंग्स ग्रोथ, लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ के बेसिस पे हम प्रेफर करते हैं। जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं उन्होंने अभी जिस तरह से बिजनेस मॉडल बनाया है उस तरह के बिजनेस मॉडल से मुझे नहीं लगता कि 5 to 10% से ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। और इंडिया जैसी इकोनॉमी जहां पे हमें मच हायर ग्रोथ रेट्स देखने की आदत है, तो फिर ये सेक्टर थोड़ा हमें रिलेटिवली फीका लगता है। तो लार्ज कैप आईटी कंपनीज में हम टिपिकली अंडरवेट रहते हैं। हाँ, इनका ये एक एडवांटेज है कि ये बहुत ही कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज हैं, बहुत ही हाई आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनीज हैं। तो जब बाजार गिरता है या वॉलेटाइल रहता है तो टिपिकली हमने देखा है कि उनकी डाउनसाइड कम रहती है, क्योंकि एक कैश फ्लो का बेस बन जाता है और वैल्यूएशंस कंपेयर टू सम ऑफ द हाई ग्रोथ सेगमेंट्स इतने हाई नहीं है। तो एक जो लार्ज कैप वाला जो स्पेस है वो एक डिफेंसिव स्पेस मुझे लगता है, उस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए। आईटी में जो हम प्रेफर करते हैं वो मिड कैप कंपनीज ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें अभी भी ऐसी कंपनीज हैं, मैनेजमेंट्स हैं जहां पे ग्रोथ की जो एस्पिरेशन है वो अभी हायर है। तो 15 से 20% जो अगर एस्पायर करता है जो आईटी कंपनी, उस तरह की आईटी कंपनीज हम पोर्टफोलियो में प्रेफर करते हैं। दूसरा एक सेगमेंट है जो आईटी का, और टिपिकली जो डेटा सेंटर या एआई लिंक्ड है, वो मेरे ख्याल से मोर लिंक टू द यूएस साइकिल है। वहां पे भी हमारे एक दो एक्सपोजर्स हैं। अच्छा मिहिर जी, इस बार अर्निंग सीजन में जो सबसे इंप्रेसिव चीज़ नज़र आई उसमें से एक था कैपिटल गुड्स। लुक एट बीएचईएल, उनके नंबर्स, उनके मार्जिन, उनका एग्जीक्यूशन, सेम इज द केस विद एलएनटी एंड नाउ इट्स कमेंस। एक कन्विक्शन से नज़र आया। एक और चीज़, बीते 4 महीने में जो प्राइवेट कैपेक्स है उसने जो रफ्तार पकड़ी, क्या ये आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाता है फॉर कैपिटल गुड्स? डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो काफी अच्छी तरह से हो ही रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही है, डिफेंस में हो रही है, प्लस जैसे हमने जस्ट डिस्कस किया कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम है जहां पे गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम दे रही है, उसकी वजह से भी काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। दूसरा एक मेरे ख्याल से अंडर अप्रिशिएटेड फैक्ट ये है कि इंडिया में भी डेटा सेंटर्स की काफी ट्रैक्शन आ रही है। तो काफी सारे जो जेनसेट्स मैन्युफैक्चरर है, पावर लिंक्स स्टॉक्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एआई एंड डेटा सेंटर डिमांड से भी अपना ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक ग्रीन शूट्स में कहूंगा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स में हो रहा है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कोर्स अच्छी तरह से चल ही रहा था पहले भी, अभी भी चल रहा है, लेकिन जैसे हमने देखा कि एक एक धीरे से साइक्लिकल अपटर्न प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स में आता है, तो फिर मेरे ख्याल से ये सेगमेंट अभी भी अट्रैक्टिव है, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर साइकिल शुरू होती है तो ये 6-8 महीने में खत्म नहीं होती, ये 2-4 साल तक चल सकती है। अच्छा मिहिर जी, आपका स्मॉल कैप फंड को 1 साल हो रहा है। पहले तो ये बताएं कि कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस, और अब स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि जो पिछले 2-3 साल के रिटर्न्स हैं आप वैसे ही रिटर्न्स डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, तो उस पर एक व्यू आपका। जी धन्यवाद अनुज। हमारा जैसे आपने कहा स्मॉल कैप फंड है जो हमने 1 साल पहले लॉन्च किया था, तो हम कहेंगे कि आउटकम काफी सेटिस्फैक्टरी रहा है। इंडाइसेस, ब्रॉड इंडाइसेस देखें तो मोरलेस फ्लैट रहे हैं, और ऐसे बाजार में हमने पॉजिटिव 10% रिटर्न दिया है 1 साल में, तो एक सिग्निफिकेंट मैं कहूंगा आउट परफॉर्मेंस दिया है, एंड एब्सोल्यूट रिटर्न्स भी डिसेंट दिए हैं इन अ वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। तो मैं कहूंगा वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द आउटकम सो फार। मैं कहूंगा कि दिस इज ऑल्सो मैं कहूंगा एक प्रूफ ऑफ द पुडिंग है, क्योंकि हमने पहले से ही, जैसे मैंने कहा, स्टाइल हमारा रखा है, हमारा फिलोसॉफी ये है कि जब तक अर्निंग्स ग्रोथ दिखाती है स्टॉक्स, तो मेरे ख्याल से रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। और हमने जब फंड लॉन्च किया था तो काफी स्केप्टिसिज्म थी, काफी नेगेटिविटी थी स्मॉल कैप्स के बारे में, और वैसे कंडीशंस में हमने कहा कि हमारी कॉन्फिडेंस ये है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, 100 लार्ज कैप्स हैं, 150 मिड कैप्स हैं, लेकिन उसके बाद कम से कम 600 से 800 स्मॉल कैप स्टॉक्स है जहां पे हमें चॉइस है पोर्टफोलियो बनाने की, और हमें तो सिर्फ 50 से 60 स्टॉक्स चाहिए पोर्टफोलियो में बनाने के लिए। तो ऐसा कहना कि सारे स्मॉल कैप एक्सपेंसिव है या सारे स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है।
स्टॉक पिकिंग का हमेशा अच्छा स्कोप रहता है इंडिया में, जो हमने किया और ये हमारा आउटकम है। मेरे ख्याल से इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट और जो हमारी फिलॉसफी है टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग, जहां पे हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखते हैं एंड ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशन वाली अप्रोच है, तो ये लॉन्ग टर्म में हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि ये इंडिया के लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है। अच्छा, मेरे जी आखिरी प्रश्न पूछूंगा और ये मत सोचिएगा कि शुक्रवार है इसलिए पूछ रहा हूँ, बट लिकर स्पेस आई मीन पिछले 4 साल में क्या वेल्थ क्रिएटर रहा है और हमारी कंपनी ने प्रीमियम सेगमेंट में अच्छा काम किया। आपने अपने स्मॉल कैप या फिर किसी भी फंड में लिकर स्पेस को अच्छा स्पेस दिया है क्या? आपका इस स्पेस पे टेक राइज एंड सस्टेनेबल राइज ये है इस स्पेस में, आपका व्यू इस स्पेस पे? डेफिनेटली। सो हमारी जो ब्रॉड थीसिस है उसमें एक थीम्स मैं कहूंगा, एक थीम है जो प्रीमियम कंजम्पशन की। लिकर स्पेस जो है वो प्रीमियम कंजम्पशन वाली थीम में बहुत अच्छी तरह से फिट होता है। तो हमारे पोर्टफोलियोज में 2 स्टॉक्स हैं, एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप स्टॉक्स है लिकर में, जिसमें हमने अच्छा वेट दिया हुआ है। और उसकी बेसिक थीसिस यही है कि जैसे जैसे एफ्लुएंस बढ़ती है, इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, तो लोग डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में और जाते हैं। एंड लिकर मैंने देखा है कि जो अच्छी लिकर कंपनीज हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज जो बेसिक वेरिएंट्स हैं उसको तो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर ही रही है, लेकिन नए नए प्रीमियम वेरिएंट्स आते जा रहे हैं। तो वॉल्यूम ग्रोथ के अलावा वैल्यू ग्रोथ भी काफी अच्छी तरह से दिखा रही है। एंड जिस तरह से ब्रांडिंग करती है कंपनीज, जिस तरह से पैकेजिंग हो रही है, जिस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, आई थिंक इंडियन लिकर है, हार्ड लिकर एज वेल एज सॉफ्ट लिकर, वो इंटरनेशनल क्वालिटी की पैकेजिंग और ब्रांडिंग हो चुकी है। तो मैं भी अपने अगर सर्कल्स में देखूं तो काफी लोग ऑलरेडी इंडियन हाई एंड इंडियन लिकर को भी स्विच कर रहे हैं और ये प्रीमियमाइजेशन थीम में ये अच्छी तरह से फिट होती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड है, मुझे लगता है ये सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म करता रहेगा। ओके, चलिए मेरी तरफ से भी एक आखिरी सवाल, यहाँ से कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या, एंड विद इन दैट कोई पर्टिकुलर थीम्स जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो? कैपिटल मार्केट्स अगेन जो राइजिंग इनकम वाली जो थीम है, डेमोग्राफिक वाली थीम है, उसमें अच्छी तरह से बैठती है। अगर मैं अपना पिछले 2 साल का जो हमारा ट्रस्ट म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो चर्न देखूं तो अभी तक हमने काफी ओवरवेट रखी थी कैपिटल मार्केट थीम्स में विद इन द फाइनेंशियल सेगमेंट। अब मुझे लगता है कि बैंकिंग ऑल्सो विल डू वेल, तो हमने अभी भी कैपिटल मार्केट में एक्सपोजर तो ओवरवेट है ही हमारा, लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग हमने बैंकिंग में ज्यादा मूव किया है। बट फिर तो अगर आप हमें लॉन्ग टर्म के बारे में पूछें तो डेफिनेटली कैपिटल मार्केट की सारी सेगमेंट्स एंड सब सेगमेंट्स हैं, उसमें ब्रोकिंग आता है, एसेट मैनेजमेंट आता है, वेल्थ मैनेजमेंट आता है, एक्सचेंजेस आती हैं, आरएलटी एजेंट्स आती हैं, डिपॉजिटरीज आती हैं। ये जो सारी इकोसिस्टम है जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स को एड करेंगी, वो डेफिनेटली एक सेक्युलर हायर ग्रोथ सेगमेंट रहेंगे। तो अगर 3 से 5 साल का व्यू देखें तो ये सेगमेंट डेफिनेटली हम ओवरवेट स्ट्रक्चरली रहेंगे। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिहिर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक से बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और डैम कैपिटल में आज शानदार तेज़ी है। क्या हुआ ऐसा स्टॉक में, एक बार चलते हैं कंचन के पास, जानते हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। डैम कैपिटल्स के Q2 के नंबर्स आए हैं। हम अक्रॉस द पैरामीटर्स अगर नंबर्स देखें तो नंबर्स में काफ़ी अच्छी खासी जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिली है। अगर आप बात करें रेवेन्यू की तो क्वार्टर बेसिस में एक अच्छा जंप 250% का जंप यहाँ पे देखने को मिला है। इनफैक्ट कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे भी शानदार जो क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिली है वो आई है। इसके अलावा जो इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रेवेन्यू है, आप मानेंगे नहीं, क्वार्टर बेसिस पे 845% तक ये जो उभरा है, उसके वजह से बैलेंस शीट को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। टोटल इक्विटी में भी एक शानदार जो जंप है वो देखने को मिला और इस टाइम पे नंबर वाइज 310 करोड़ पे ये आके खड़ी हुई है, जिससे बैलेंस शीट को एक स्ट्रेंथ मिल रही है। फीस एंड कमीशन के इनकम में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है और आने वाले जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स है, मैनेजमेंट ये कह रहा है कि ये तो और भी ज्यादा हमें स्ट्रेंथन जो है होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इस टाइम की अगर बात करें तो कंपनी ने जो 50 IPO थे इनके पास Q2 2026 में, उसमें से 9 को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया है और साथ ही साथ 18% मार्केट शेयर के साथ ये यहाँ पे बनी हुई है। मैंडेट अगर इनकी पाइपलाइन देखी जाए तो 21 IPO इनकी पाइपलाइन में है, जिसमें से 13 IPO में ये एज अ लीड बैंकर काम कर रहे हैं। तो आउटलुक और साथ ही जो अभी करंट नंबर्स हैं काफ़ी रोबस्ट हैं। शुक्रिया कंचन। चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केट टेक्निकल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नूरेश टेक.co.in के नूरेश मिरानी जुड़े हैं।
नरेश जी गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लग रहा है मार्केट को देखकर इस समय, क्या व्यू लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो निफ्टी ने अच्छा करेक्शन दिया रिसेंटली, और जो शुरुआत हुई थी ये अपमूव की 25,300 350 से, वहां से 26,300 तक ऑलमोस्ट मोमेंटम आया था। रीटेस्ट वही प्राइस पॉइंट का हो रहा है, सपोर्ट बैंड पे है, गैप फिल भी हो चुका है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है एक बाउंस बैक के लिए। तो 25,200 का स्टॉप लॉस होगा, अपसाइड टारगेट होगा 25,700 800 का नियर टर्म में। बैंक निफ्टी में रिलेटिवली स्ट्रेंथ ज्यादा रही है, क्योंकि उसमें काफी स्टॉक्स ने अच्छा मोमेंटम दिया है, काफी स्टॉक्स ने फ्यू 52 वीक हाइज भी बनाए। तो बैंकिंग ने उतना करेक्शन नहीं दिया, तो निफ्टी इस लेवल से अच्छा लगता है एक बाउंस बैक। ओके, बाउंस बैक आप खेल रहे हैं निफ्टी बैंक पे, जहाँ पे निफ्टी बैंक को आप एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इंडेक्स मानते हैं। अच्छा नरेश, जो सडन क्रैक आया जिस स्पेस में, उसमें एक ऑटो था, सडनली आपने 10 20 50 डेमा भी तोड़ना शुरू कर दिया। ऑटो के इस क्रैक को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं इस वक्त? ऑटो पे टेक क्या, आई मीन 20 दिन पहले ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस था, ये जो वीकनेस क्रीपिंग हुई है यहाँ पर, उसको आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं? ऑटो पे आपका व्यू? तो अगर ऑटो पैक में देखें तो लीडरशिप शिफ्ट होते गई है। जैसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा था, फिर लास्ट कुछ महीनों में मारुति था। तो मारुति ने काफी बड़ा मूव किया, तो उसके बाद एक करेक्शन और कंसोलिडेशन नॉर्मल रहेगा। बट उसी टाइम पर अगर हम देखें तो अब नई लीडरशिप में आ रहा है कि अशोक लेलैंड काफी क्लोज है 52 वीक हाई के पास। महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी स्ट्रांग है, तो वो जो स्पेस है ट्रैक्टर रिलेटेड स्पेस, वो अभी भी अच्छा लगता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड टॉप बेट्स रहेंगे ऑटो में। और मारुति में एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कुछ 1 से 2 महीने और 3 महीने तक एक कंसोलिडेशन फेज चले इतने मोमेंटम के बाद। सो अनलेस अगर वो 14,500 के आसपास आता है तो रिस्क रिवॉर्ड बाइंग बनता है। तब तक महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड अच्छा लगता है ये सेक्टर में। ओके, M&M और अशोक लेलैंड, हाँ वाकई पिछले 5 दिन के प्राइस बिहेवियर में सबसे स्ट्रॉन्ग रहे M&M अशोक लेलैंड, और क्योंकि M&M के नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ये कैपिटल गुड्स स्पेस में लुक एट कमेंट्स, अब कमेंट्स करीब 3% ऊपर। नरेश, नंबर्स अच्छे थे, ट्रेडिंग स्विंग काफ़ी अच्छे खासे मिले, और कमेंट्स को देखिए, L&T को देखिए, BHL को देखिए, पोस्ट नंबर्स इनके रिएक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कैपिटल गुड्स में क्या पिक करें इस वक्त? अगर हम देखें तो क्यूमेंस ने कंटिन्यूस मूव दिया है लास्ट 6 महीने में। ऑलमोस्ट 3,000 से स्टॉक 4,450 हो गया, ऑलमोस्ट 40-50% मूव हो गया। तो इन द नियर टर्म रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं है, बट सेम टाइम पे अगर हम देखें तो L&T ने उतना बड़ा मूव नहीं किया। काफी बार सेम रेजिस्टेंसेस के पास आके रुक रहा है। तो एक बार वो 4,000 क्रॉस होगा तो वहां पे भी मोमेंटम आ सकता है। 37-3800 का सपोर्ट बैंड है, जो ब्रेकआउट पॉइंट भी था रफली। तो L&T रिलेटिवली बेटर चॉइस है पूरे कैपिटल गुड स्पेस में, क्योंकि लास्ट 1 से 3 साल में भी रिलेटिव रिटर्न लो है। तो वो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से भी दे सकता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है। ऑल राइट नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। इस शो को यहीं समेटेंगे और इसके बाद श्रेया और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।